नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल हिंदी टेक पर। पिछले वीडियो में हमने पूरा स्टडी मटेरियल चैप्टर 1 का हमने आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्जामिनेशन का पहला चैप्टर पूरा कवर किया था। इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में उसी चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर हम कवर करेंगे। हालांकि वीडियो बहुत बड़ा होगा क्योंकि 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस और आंसर हम लेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर के समय हमें डिस्कशन भी करना होगा। उसके पहले हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इसे कितना वेटेज है। दोस्तों 29 लेवल 1 के क्वेश्चंस होंगे, 29 क्वेश्चंस होंगे लेवल 2 के। टोटल 38 क्वेश्चन का बैंक आपको फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आएगा। उसमें से आपको प्रत्यक्ष एग्जामिनेशन के लिए 6 क्वेश्चंस आएंगे, 3 आएंगे लेवल 1, 3 आएंगे लेवल 2 के। ऐसे टोटल 6 मार्क्स के लिए आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस चैप्टर को 6 मार्क्स के लिए वेटेज है। चलिए क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। सभी को पता है कि पहला ही जो क्वेश्चन है कि किसने यूआईडीआई की स्थापना की थी आधार एक्ट 2016 के द्वारा। सभी को पता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और इसमें कोई दूसरे ऑप्शन की गुंजाइश नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मुड़ते, थोड़ा सा जल्दी लेंगे, जहां पर हमें डिस्कशन करने की जरूरत है वहां पर हम जरूर डिस्कशन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूआईडीआई एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर कब किया गया था, सभी को पता है 12 जुलाई 2016 को। जब हम स्टडी मटेरियल पढ़ रहे थे, पहले ही सेंटेंस, पहला ही सारा जो प्यारा है उसमें इसका जिक्र आया है, आप उसे रेफर कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग यूआईडी। तो यूआईडी यानी आधार को इशू करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेवार है, तो सभी को पता है ये यूआईडीआई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते। तो व्हाई वाज यूआईडीआई क्रिएटेड। तो क्यों इसका निर्माण क्यों किया है। सभी को पता है नकली और नकली पहचान को खत्म करने के लिए एक मजबूत तकनीक प्रदान करना, उसका पहला ये कारण था उसके पीछे का। दूसरा था ऐसी पहचान प्रदान करना जिससे एक आसान, लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके, ऑथेंटिकेट और वेरिफिकेशन उसका हो। ये भी उनका एक कारण उसके पीछे का था। तीसरा ऑप्शन जो है कि एक और पहचान दस्तावेज बनाना, ये उनका नहीं था। तो सही उसका जो आंसर है वो होगा 1 तथा 2, दोनों भी उनके पीछे के कारण थे। जब आप उनके कारण पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये दोनों कारणों का जिक्र हमने देखा था, आप उसे रेफर कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, लिंक पूरे स्टडी मटेरियल का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी क्वेश्चन की तरफ मुड़ते, व्हेन वाज द आधार एनरोलमेंट अपडेट रेगुलेशन 2016 पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन बैंक में हालांकि इसके आंसर गलत दिए हैं। नए स्टडी मटेरियल के हिसाब से मैं दोहराता हूं कि उन्होंने कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं दिए। तो हालांकि ये जो क्वेश्चन बैंक दिए पुराने तरीके से, पुराने स्टडी स्ट्रक्चर, एग्जाम स्ट्रक्चर के अनुसार दी थी, लेकिन उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत ली होगी कि नए स्टडी मटेरियल के अनुसार नए क्वेश्चंस फिर से डिज़ाइन किए होंगे, उसके आंसर की नई डिज़ाइन की, मुझे नहीं लगता है। और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस एग्जामिनेशन मतलब नए स्ट्रक्चर के अनुसार भी आएंगे। अगर सेम क्वेश्चन बैंक उन्होंने रखी है तो फिर उसमें जो उन्होंने जो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल करके दिए पूरे की पूरे गलत है। जो उन्होंने सही ऑप्शन दिखा है वो एक्चुअली गलत है। 12 सितंबर 2016 को एक्चुअली ये हुआ था, 17 को नहीं। जब हम स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने, जब हम पढ़ रहे थे रेगुलेशन की संज्ञा, तो वहाँ पर ये स्पष्ट रूप से दिया है कि 12 सितंबर को। हालांकि हमने उनका गैजेट भी देख लिया तो गैजेट भी 12 सितंबर 16 का ही है। तो ये ऑप्शन जो दिया है उन्होंने गलत दिया है और उसको सुधारने के लिए उनको मेल करेंगे, लेकिन पता नहीं वो कितना उसको सीरियसली लेते हैं। अगर यही रहा तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं इसी ऑप्शन को चूज करने के सिवाय। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते, व्हाट डू यू मीन बाय आधार एनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस। तो आधार एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है, सभी को पता है, हमने देखा है कि एक ऐसी प्रोसेस टू कलेक्ट डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और क्या करेगा, उसका यूज करके आधार एनरोलमेंट एजेंसी क्या करेगी, आपको आधार नंबर प्रदान करेगी। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन आपका, ये उसका सही आंसर है। जब हम एनरोलमेंट की संज्ञा देख रहे थे तो उसमें भी पूरे सेंटेंस का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों। तो आधार, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग रेसिडेंट डेटा बोथ, कौन सा, तो डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक और फॉर जनरेशन ऑफ आधार। तो आधार जनरेशन करने के लिए डेमोग्राफिक और आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको आधार जनरेट करने की इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सभी को पता है। ऑथेंटिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि ऑथेंटिकेशन ये प्रक्रिया होने की बात है। तो ये प्रोसेस होगी एनरोलमेंट की, जिससे हम ईआईडी कहते हैं। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो आपको ईआईडी प्रदान किया जाता है। तो एनरोलमेंट की ये प्रोसेस है, ये भी सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश नामांकन एजेंसी द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा या फिर प्राकृत मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। ऐसी कौन सी एंटिटी है जो ऑथोराइज की जाती है, रिकॉग्नाइज की जाती है अथॉरिटी की तरफ से, और किसके लिए, तो इंडिविजुअल के, एनरोलिंग इंडिविजुअल को थ्रू एनरोलमेंट एजेंसी। तो एनरोलमेंट एजेंसी के द्वारा आपको एनरोलमेंट कौन दिलाता है, सभी को पता है कि वो है रजिस्ट्रार। और जब हम रजिस्ट्रार के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी इसका जिक्र आया है, आप उसे देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है कि डैश डैश व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। तो रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त एंटिटी कौन सी है जो कि काम करेगी प्रॉपर काम करेगी वो एनरोलमेंट का काम कौन करता है, सभी को पता है एनरोलमेंट एजेंसी करती है, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त होगी। क्योंकि हमने हायरार्की में देखा था कि पहले यूआईडी आएगा, उसके बाद वो रजिस्ट्रार को नियुक्त करके रजिस्ट्रार फिर एजेंसीज को नियुक्त करे, एजेंसी उनके सेंटर्स खोल सकती है और सेंटर्स में ऑपरेटर काम करेगा, ये हमने देखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यापन करते हैं, यानी कि वेरीफायर सर्टिफायर एक ऐसा पर्सनल है जो कि अपॉइंट किया जाता है। किससे अपॉइंट किया जाता है, किसके लिए, तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट एनरोलमेंट सेंटर। एनरोलमेंट सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसके द्वारा नियुक्त किया गया ऐसा पर्सनल है जो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसे हम वेरीफायर या फिर सर्टिफायर कहते हैं। सभी को पता है कि वो रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया जाता है और वो एनरोलमेंट एजेंसी में देखता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करता है। तो ये भी हमने वेरीफायर की संज्ञा देखते समय देखा था, उसमें रजिस्ट्रार का जिक्र आपको साफ साफ दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन और अद्यतन का कार्य किया जाता है। तो जहां पे प्रत्यक्ष रूप से आधार एनरोलमेंट, ऐसा कौन सा आप ये कहाँ पे होता है, मतलब एनरोलमेंट का जो काम है वो कहाँ पे होता है, सभी को पता है वो होता है एनरोलमेंट सेंटर पर। एग्जाम सेंटर, हॉस्पिटल और स्कूल ये कोई सेंस नहीं बनाते। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मुड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डैश डैश नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। ऐसा कौन सर्टिफाइड पर्सनल है जो एम्प्लॉयड बाय एनरोलमेंट एजेंसी द्वारा है और जो एक्चुअल एग्जीक्यूट करता है आपके एनरोलमेंट के प्रोसेस को, वो कौन है। यहाँ पर भी ऑप्शन में गलत आपको दिया हो सकता है, आपको आंसर की में दिया हो सकता है कि एनरोलमेंट सुपरवाइजर, लेकिन सुपरवाइजर ये पूरे सेंटर का सुपरविजन करता है और एनरोलमेंट ऑपरेटर जो है वो की एग्जीक्यूट उस पूरे प्रोसेस को करता है। जब हम दोनों की संज्ञा देख रहे थे आपको वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि कौन क्या क्या करता है। तो अगर उन्होंने आपको ये क्वेश्चन फाइनल एग्जामिनेशन में दिया तो आप देख लीजिए कि उनका आंसर की क्या है। तो मेरे हिसाब से तो करेक्ट ऑप्शन यही है। आंसर की में गलत हो सकता है, हम उसके बारे में जैसे कि हमने कहा उनको हम कांटेक्ट करके उसे करेक्ट करने की गुजारिश जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया का संचालन करेंगे। तो जनरली ये कहाँ पे होता है, ये इसी क्वेश्चन में आंसर छुपा है कि कौन ऐसा, किसकी जवाबदारी, किसका ये जिम्मेवारी है कि एक ट्रेन और सर्टिफाइड पर्सनल ही ये पूरा हैंडल करे। तो सभी को पता है ये कहाँ होता है, एनरोलमेंट एजेंसी में होता है। तो एनरोलमेंट आधार सेंटर पे होता है, तो सेंट्रल एनरोलमेंट एजेंसी के द्वारा ही चलाए जाते हैं। तो फिर एनरोलमेंट एजेंसी का ये काम है कि ट्रेन और सर्टिफाइड पर्सनल ही वहाँ पर काम करे। तो जब हम एनरोलमेंट एजेंसी देख रहे थे तो उसमें भी हमने इसका जिक्र देखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा का आयोजन करने के लिए जिम्मेदार है। कौन रिस्पॉन्सिबल है टू कंडक्ट द सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर द रोल ऑफ ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए। जहाँ से हम ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल हम वहाँ से ले रहे हैं, स्टडी उनका कर रहे हैं और जहाँ पर हम जाकर परीक्षा देंगे तो वो है टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा या फिर यूआईडीआई के द्वारा आपको उनको प्रमाणित किया गया है और ये पूरा प्रशिक्षण का जिम्मा उनका है। और जब हम टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी देख रहे थे तो वहाँ पर भी इसका जिक्र आपने देखा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते। डैश डैश एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध पीओआई या फिर पीओए यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है। तो सभी को पता है वो है इंट्रोड्यूसर, परिचय करता, और वो परिचय करके देकर उसे एनरोल कर सकता है। ये जब हम पढ़ रहे थे इंट्रोड्यूसर के बारे में तब उसमें ये स्पष्ट रूप से हमने देखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नामांकन अपडेट करने के लिए कौन आवेदन कर सकता है। यहाँ पर भी आंसर की में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए ऑपरेटर को छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो दोनों है ये पर्याय है, उसमें से सभी को पता है कि जो 182 दिन भारत में रहा है पिछले 12 महीने में, तो वो एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल है, पात्र है। उसके साथ साथ एनआरआई भी है, एनआरआई भी आपने आधार नामांकन अपडेट करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जब भी वो भारत में आएंगे कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोनों ऑप्शन में। मुझे लगता है कि ऑप्शन हटाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन देना चाहिए, ताकि स्पष्ट रूप से ये ऑप्शन सही हो। हालांकि उन्होंने आंसर की में ये ऑप्शन सही दिया है, लेकिन इसे हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि एनआरआई भी क्वाइट एलिजिबल है किसके लिए, नामांकन अपडेट करने के लिए, आधार नामांकन करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए वो एलिजिबल है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गलती उनसे हुई है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते। नामांकन पहचान संख्या जिसे हम ईआईडी कहते हैं
वो जनरली कितने डिजिट का नंबर होता है आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों सभी को पता है कि ये 28 डिजिट का नंबर होता है, जहाँ पर डेट और टाइम का भी जिक्र होता है, सभी को ये पता है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी ईजी आपको सभी को पता होगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसे आधारित है कि एक निवासी व्यक्ति है जो आधार नामांकन अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में कितने दिन या फिर उससे अधिक अवधि में भारत में रहा हो, सभी को पता है 182 डेज का वो होना चाहिए, यहाँ पर वो रहना चाहिए। ये भी एक आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते, निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों समस्या के लिए कहाँ पे कॉल कर सकता है, सभी को पता है 1947 वो नंबर है। उसके साथ साथ जब आप उनका कॉन्टैक्ट का देख रहे थे सौ गया तो उसमें उनका मेल आईडी भी है, अगर मेल आईडी पूछते तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते, तो आधार इज यूनिक बिकॉज, क्यों है आधार यूनिक क्यों है, तो सभी को पता है कि वो दो निवासियों के पास एक ही आधार संख्या कभी भी नहीं होगी, इसीलिए आधार यूनिक है। तो पहला ही ऑप्शन उसका सही है, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन है परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त आईडी मिल सकती है, परिवार को एक यूनिक आईडी परिवार को नहीं मिलता, सभी को पता है। एक व्यक्ति दो आधार संख्या धारण नहीं कर सकती है, ये सभी को पता है। और इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पहला ऑप्शन सही है। तो चलिए यहाँ पर भी ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है, हमने जब देखा था कि एनरोलमेंट किट या फिर सेटअप देखा था हमने, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का भी जिक्र किया था। इसमें से वो वहाँ पर कौन सा नहीं, सबको ऊपर देखे कंप्यूटर की ज़रूरत है, क्योंकि उसके सिवाय आपका एनरोलमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी लगेंगे, लेकिन बम डिटेक्टर की ज़रूरत वहाँ पर नहीं होगी। आइरिस स्कैनर भी लगेगा, क्योंकि आपको आंखों की पुतली का भी उन्होंने डेटा कैप्चर करना है, तो यहाँ पर बम डिटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेटेड कोई यहाँ पर ये ऑप्शन है ही नहीं, तो यह सही ऑप्शन ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। अब जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से क्या सही हमें देखना है। पहले कि एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है, जिसको हमने देखा है कि ये सही नहीं है। दूसरा है कि आधार निवासी की वित्तीय जानकारी एकत्र, सभी को पता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आधार कलेक्ट नहीं करता है, तो ये भी पर्याय गलत है। आधार नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बिल्कुल नहीं। आधार कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए ये यूज़ नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। और इस पर्याय पर अवेलेबल आपको आगे प्रश्न भी मिल जाएगा। तो सबसे निचला वाला जो आंसर है, वो सेंटेंस है, वो है आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों को पहचान को सक्षम बनाता है, ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया उसमें होती है, सभी को पता है, और ये ऑप्शन है सही ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, तो निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, तो सभी को पता है कि नेम एंड एड्रेस नहीं, नेम एंड एड्रेस तो कॉमन है, ये तो नहीं हो सकता। और फिंगरप्रिंट ये है कि यूनिक आइडेंटिटी है, उसके साथ साथ आइरिस आंखों की पुतली का जो डेटा कैप्चर करते हैं, ये भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। तो ये दोनों भी है, और दोनों के लिए पर्याय होगा आपका ये बोथ 2 और 3, ये दोनों भी जो डेटा है वो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए अच्छा पर्याय उपलब्ध करा के देते हैं, और ये हमने देखा था, तो इसलिए इसका आंसर है 4, 2 और 3 दोनों भी। निचला का क्वेश्चन है, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो सही सेंटेंस हमें फिर से एक बार चुनना है। पहला सेंटेंस है कि यह सिर्फ एक आधार है, तो हमें पता है कि यह सेंटेंस गलत है, ये सिर्फ एक कार्ड और एक कार्ड नहीं है। दूसरा है कि विल कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेमोग्राफी, आपकी डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, और आधार नंबर आपका जनरेट होगा, तो ये सही है। आधार अन्य सभी आईडी को प्रस्तावित करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, यानी रिप्लेस करेगा, तो ऐसा नहीं है, आपके बाकी के आईडी भी चल रहे हैं। और जैसे कि हमें पता है कि आधार रिलीजन, लैंग्वेज, बाकी का डेटा कैप्चर नहीं करता है, तो ये सेंटेंस भी गलत है, और हमारा सही सेंटेंस है सेकंड वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते, डैश डैश संख्या डैश डैश इज अ डॉक्यूमेंट टू कन्वे द आधार नंबर। तो आधार संख्या को कौन सूचित करता है, सभी को पता है आधार नंबर किस में होता है, तो आधार नंबर होता है आपके आधार लेटर में। और जब हम आधार लेटर की संज्ञा देख रहे थे, उसमें भी ये पूरा सेंटेंस आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ पे हमें सच और झूठ बताना है, सही है गलत बताना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जैसे हम देखा है कि आधार का उपयोग नागरिकता के साबित करने के लिए, हमने पहला ही ऑप्शन देख लिया था कि ये सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो ये झूठ है, यानी फॉल्स है। उसके बाद अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है कि अगर 180 दिन यहाँ पर जो दिए हैं कि अगर आधार भारत के सभी उन निवासी को दिया जाएगा जिनका नामांकन अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रहे हो, लेकिन सभी को पता है वो 182 डेज के लिए था, तो ये झूठ है। हालांकि उनके आंसर की में ट्रू को आंसर की घोषित किया गया है, लेकिन ये नहीं है, उनका ही है 182 डेज चाहिए। बहुत बार उसका जिक्र भी आया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी आंसर की गलत दी है, उसको भी करेक्ट उनको करना चाहिए। रेसिडेंट के बारे में मैंने देखा था 182 डेज है उनका,
तो चलिए अगला क्वेश्चन है विजन और मिशन के निगड़ित, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने स्किप किया था हमारे स्टडी मटेरियल के वीडियो से, आप उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यूआईडीए का दृष्टिकोण भारत के निवासियों की विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाना है। तो हाँ, ये सेंटेंस है, सच है, और इसका जवाब सच है। जब हम विजन मिशन स्टेटमेंट देख रहे थे उसमें आपको स्टडी मटेरियल में पूरा सेंटेंस दिख जाएगा, जैसे कि मैंने कहा, आप उसे प्लीज रेफर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आधार इज अ 15 डिजिट नंबर। सभी को पता है कि ये झूठ है, ये फॉल्स है, क्योंकि आधार ये 12 डिजिट का नंबर होता है। ये सामान्य क्वेश्चन है, सभी को पता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते, यूआईडीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आधार के जीवन चक्र के सभी चरणों का परिचालन करने के लिए, सभी को पता है ये सही है। पॉलिसी डेवलपमेंट भी वो करता है और ऑथेंटिकेशन परफॉर्मेंस भी उनके द्वारा होता है। तो इनमें से सभी ये सही आंसर है। और जब हम स्टडी मटेरियल देख रहे थे उसके बारे में भी वहां पर जिक्र आपको दिखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो हु इज वेरीफायर? तो वेरीफायर कौन है? सभी को पता है। नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों को सत्यापन करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कर्मी है क्या? उसके बाद दूसरा है कि पंजीकरण एजेंसियों द्वारा पंजीकरण केंद्रों का संचालन और प्रबंध करने के लिए प्रमाणित व्यक्ति। तो वेरीफायर कौन है? कौन वेरीफाई करता है? तो पंजीकरण केंद्रों पर पंजीकरण की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए पंजीकरण एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कर्मचारी। नन ऑफ द अबव, तो इसमें से कोई नहीं। तो तीन में से हमें आपको एक देखना है। तो आपको कौन सा है? आपको पता है कि रजिस्ट्रार द्वारा वो नियुक्त किया जाता है, और किसके लिए? तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, उसका जो मेन पर्पज है वो होता है। सभी को ये पता है, हमने उसे देखा है। तो एक बार आप जब वेरीफायर की संज्ञा देख रहे थे तो उसमें भी वो आपको जिक्र उसका देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 14 डिजिट नंबर है और वो जनरेट होता है, कब जनरेट होता है? रेसिडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, उसकी प्रोसेस कौन सी? तो ऑनलाइन एड्रेस अपडेट की। किसी निवासी द्वारा ऑनलाइन पता अपडेट करने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 14 अंकों का नंबर उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? सभी को पता है यूआईडी तो नहीं, यूआईडी तो सभी को पता है कि यूआईडी नहीं है। यूआईडी होता है आपका आधार नंबर, तो वो 14 डिजिट का नहीं है। यूआरएन नंबर, यूआरएन यानी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, और यहाँ पर जिक्र हो रहा है अपडेट का, तो जरूर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर ही होगा, और इसको यही एक करेक्ट आंसर है। ईआईडी नहीं, आपको पता है ईआईडी 28 डिजिट का होता है, तो सही आंसर है अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। और जब आप यूआरएन के बारे में जान रहे थे तो वहाँ पर भी इसका जिक्र आया है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में। जाते जाते मैं आपको बताऊंगा कि मेरे वेबसाइट पर इसका टेस्ट मैंने डाला है, आप उसे ज़रूर रेफर कीजिएगा। पूरा टेस्ट है, उससे और भी क्वेश्चन मैंने उसके साथ जोड़े हैं, तो आप वो टेस्ट दे सकते हो, ताकि आपका जो स्टडी है वो और उसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा एग्जामिनेशन का। तो रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।